नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं द जीआरएस शो, जहां हम बात करते हैं सच्चाई की, जहां बात करते हैं रियल प्रॉब्लम्स की, बात करेंगे शिक्षा की बदलाव की, शिक्षा में नीतियों की, 90s की शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या अंतर है। रोहन सर, वेरी वेलकम जीआरएस भाई, वेरी थैंक्स कि आपने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के कॉन्वर्सेशन में रखा है। आज के यूथ के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, सभी के लिए ये जीआरएस चैनल की तरफ से बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। धन्यवाद इसके लिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि लोगों तक जो न्यूज़ या जो चीज़ें पहुंच सके, जो इसेंशियल जानकारी हो वो पहुंच सके। तो आज आप हमें बताएंगे जो हमारे शिक्षा की व्यवस्था को बदले। Welcome all viewers of GRS. Okay. And today I am introduce about the topic of NEP and Indian education. बदलाव की बात आती है, जो सबसे बड़ी नीतियाँ की बात आती है, ये आती है कि आखिर क्या ऐसा रीजन रहा, what due to it's about reason, the lack of Indian education system. इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ जो है इतनी कमजोर क्यों रही विद कंपेरिजन टू अदर कंट्री, विद कंपेरिजन टू यूरोपियन कंट्री। हम लोगों ने यही फाइंड आउट किया है और बहुत सारे रिसर्च किया है कि सर जब आप 1995 की बात करते हैं तो उस टाइम जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था और बहुत हद तक अभी भी है, बिल्कुल, वो उस टाइम था कि शिक्षक को सेंटर में रख के काम किया जाता था। शिक्षक बोर्ड पे आए, पढ़ाएं, बच्चों ने कॉपी पे रखा, मीन्स टीचर और स्टूडेंट के बीच सिर्फ और सिर्फ किताबी भाषाओं का ज्ञान ट्रांसफर हो पाता था, किताबी भाषाओं का ज्ञान रह पाता था, कभी भी स्किल्स पे नहीं काम किया गया। ठीक है ना। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। तो आज के शिक्षा जो पहले 1995 में थे और अभी के जो 2026 में जो शिक्षा का है, तो डिफरेंस कहाँ सबसे ज्यादा है? yes, भाई, तो 1995 में जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था, उससे पहले की भी अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत सारे ऐसा मतलब एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस लाने की कोशिश किए गए हैं। जैसे 1968 में उस टाइम इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फिर 1986 में उस टाइम राजीव गांधी थे, फिर उसके 34 साल मतलब 1992 के बाद फिर 34 साल से लगातार वही हमारा रट्टा मार एजुकेशन पॉलिसी चलता रहा, जो कि स्टूडेंट के ग्रोथ में और ये कहा जाए कि देश के हित में सही स्टेप नहीं रह पाया। एजुकेशन पॉलिसी है एंड भारत का जो अब एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, कैसे स्टूडेंट अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, कैसे टीचर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं अपने 7 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये बात काफ़ी ज़्यादा अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि जब बात 2090 की आई है, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें हमारा कोर पॉइंट जो रखा गया है 5+3+3+4, सर 3 प्रकार का हमारा सिस्टम होता है या 3 प्रकार का एजुकेशन लेवल होता है। सबसे पहले होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, देन होता है हायर एजुकेशन। बिल्कुल। तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है सेकेंडरी सर। ओके। सेकेंडरी में जिस तरह का हम अपने माइंड का विकास कर पाते हैं, जिस तरह से हम बच्चों में उसके ग्रोथ के पोटेंशियल को दे पाते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा और वो बच्चे किस सेक्टर में जाकर के काफी ज्यादा डेवलप करेंगे। इसी बात को भारत सरकार ने ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बात को लागू किया कि नहीं, अब हमें स्टूडेंट को सेंटर में रख के काम करना होगा। शिक्षक केवल टीचर केवल मेंटर और गाइड होंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा जो हमारा है बेस रूट होता है। यस, वेरी गुड। ठीक है। तो शिक्षा आज की डेट में व्यवसाय भी बन चुका है। हाँ। तो व्यवसाय बनने की वजह से जो शिक्षा में इसको आप किस रूप से देखते हैं? व्यवसाय जो बना है, शिक्षा को हम शिक्षा की जगह पे रखते हैं, व्यवसाय को व्यवसाय की जगह पे रखते हैं। अगर हम व्यवसाय को सोच के अगर माने तो क्या शिक्षा आज की डेट में उस हद से बढ़ रहा है जो बढ़ना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, क्या शिक्षा प्रणाली में वो हो रही है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ऑन दिस टाइम, इस समय में खास करके इंडिया में एजुकेशन जो है एक व्यवसाय बन गया है, बिल्कुल, या फिर ये एक इमोशनल अटैचमेंट रह गया। और सबसे बड़ा चीज होता है कि शिक्षा जो आज की डेट में देखा जा रहा है, डिग्रियों के लिए देखा जा रहा है कि आई एम एलिजिबल फॉर दैट फ्रॉम दैट डिग्री, सो आई हैव टू गेट द एजुकेशन। तो इस क्या शिक्षा के लिए डिग्री मतलब रहता है या डिग्री से शिक्षा? तो इस पे आप क्या देखते हैं सर? सबसे पहले मैं आपका पहला आंसर देने का बात करता हूं और काफी ज्यादा खुश हो रहा हूं इस क्वेश्चन से कि शिक्षा एक व्यवसाय है या शिक्षा एक ड्यूटी है। जिस तरह से फौजी अपना ड्यूटी करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर अपना ड्यूटी करते हैं, उसी तरह से तो सर अगर मैं बात करूं, केवल एक डॉक्टर के गलत हो जाने से एक मरीज की जान जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर एक टीचर गलत हो गया सर, तो उसके वजह से या एक टीचर का सही पॉलिसी नहीं रहा, टीचर का एक सही आइडियाज नहीं रहा, तो उससे क्या है कि वो जिस बच्चे को आप पढ़ाए हैं या जितने स्टूडेंट्स को आपने लर्न करवाया है, उसका ग्रोथ नहीं होने के कारण उससे जितने भी जनरेशन आगे बढ़ेंगे सर, उसके ग्रोथ रुक जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि उसके आप साथ उसको भी पीछे कर रहे हैं अगर आपने उसको सही से ग्रोथ नहीं किया तो। एज ए टीचर मैं इस चीज को बहुत ही ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेता हूं और जब भी मैं इस बात पे सोचने का कोशिश करता हूँ, मैंने भी हजारों बार लाखों बार सोचा है कि एजुकेशन क्या है, व्यवसाय है। तो आप थाईलैंड को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए, सिंगापुर को देख लीजिए, जो कि आसियान कंट्री में ही आता है सर। इसमें अगर आप बात को फोकस करें तो सिंगापुर जैसे देशों में खास करके प्राइमरी एजुकेशन की बात किया जाए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो आप हमसे पूछोगे कि सर क्या यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहिए, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, और उसमें बहुत ढंग से ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट हाउ टू लर्न पे फोकस करे, स्किल्स पे फोकस करे, ठीक है ना, ताकि वो अपने आप में एक नए डायमेंशन में चेंज ला पाए। सर आपको मैं एक थिंकिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि कभी हम लोग बस वही कंपटीशन के बारे में क्यों बात करते हैं, वही गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात क्यों करते हैं, वही डॉक्टर इंजीनियर बनने के बारे में क्यों बात करते हैं? कभी हम लोग ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम लोग जितने भी कलीग्स हैं उसमें से हम लोग ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आपने तो काफी डिफरेंट सोचा है, सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर योर पोटेंशियल, कि हमें भी माउंट क्लाइंब करना है, हमें भी ओलंपिक्स में मेडल लाना है। हम लोग बस इसी किताबी नॉलेज में क्यों रह जाते हैं? जहां तक देखा गया है सर डेटा के अनुसार इंडिया जो है, आप देखें तो बहुत सारे जो शास्त्र हैं जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहे हैं उसकी ज्ञानोत्पत्ति यहीं से हुई है। बहुत सारे धर्म जो है इंडिया से हुए हैं। शिक्षा के मूल रूप से कहीं इंडिया पीछे नहीं है, बट आज की शिक्षा डिग्रियां नौकरियां तक सीमित रह गई हैं। जहां तक इसके कंपेयर में देखें अमेरिका, वहां भी जॉब पॉलिसीज है, सारा चीज है, बट वहां क्या है कि लोग खुद से इंप्लीमेंट करके इन्वेंशन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना जो आज डेवलप है, अगर सब लोग यही सोच ले कि मुझे जॉब करना है, तो फिर आप इंडिया 2% जॉब पूरे इकोनॉमी में दे रही है, तो जॉब से तो चलना नहीं है। तो शिक्षा, जॉब और डिग्री का मोहताज तो है नहीं। आज चाइना का डेवलपमेंट शिक्षा की बदौलत ही है, क्योंकि वहां के जो बच्चे हैं 4 साल 5 साल की उम्र में इन्वेंशन शुरू कर देते हैं, डिग्रियों को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर। तो इंडिया और चाइना के इस कंपैरिजन को शिक्षा को कहां से देखते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और हर बार मैं ये जानकर काफी खुश हो जाता हूं कि आपने बिल्कुल इंडियन सिस्टम के कमर पे वार कर रहे हैं। आपको सर नेता होना चाहिए, और वो भी विपक्षी दल का, ठीक है ना? तो अच्छी बात है। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना एंड इंडिया की, तो सबसे पहले बात देखिए सर कि चाइना एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक का सफर कर रहा है, स्पेस एक्स में भी सफर कर रहा है। तो जब इस मुद्दे को देखते हैं तो एक ही चीज हमको सबसे पहले जो याद आती है, वो याद आती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है और चाइना का एजुकेशन सिस्टम क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वहां भी प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहने से नहीं हो जाएगा। आप सिखा क्या रहे हैं ये मायने रखता है कि आप उसको एआई का नॉलेज दे रहे हैं, एआई टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या हर एक बच्चे एआई टूल्स के बारे में गहन अध्ययन कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ अभी भी केवल किताबी नॉलेज को लेकर के। तो जब भी मैं क्लासरूम में जाता हूं, इवन जब भी मैं बच्चों से कांटेक्ट करता हूं, बच्चों के संपर्क में आता हूं, तो सबसे प्राइमरी फोकस मेरा यही रहता है कि बच्चों को एक नया आयाम के बारे में सोचने के लिए बताएं, क्रिएटिव स्किल्स के बारे में बताएं। हम कभी भी सर सेंटर नहीं बनना चाहते, हम बच्चों को सेंटर में बना करके उससे ही क्रिएटिविटी करवाते हैं। हम केवल गाइड और मेंटोर के तौर पे काम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर, अगर मुझे कोई टॉपिक समझाना है, पाइथागोरस थ्योरम समझाना है, ट्रिगोनोमेट्री समझाना है, आज क्यों ट्रिगोनोमेट्री पे इतना रील्स बन रहा है, साइन थीटा कोस थीटा का कोई लाइफ में यूज ही नहीं है, आपने बहुत सारे रील्स ऐसा भी देखा होगा सर, क्योंकि हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का तरीका नहीं सीखा है। आपको पता होना चाहिए सर, चैप्टर जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, समांतर श्रेणी, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस टॉपिक को जान भी होंगे। पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th का चैप्टर है सर। इसका लाइफ में अ लॉट ऑफ यूज है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। ब्रेन जो चलती है सर, वो सीक्वेंस एंड सीरीज पे चलती है, समांतर श्रेणी के कांसेप्ट पे चलती है। कोई एंगल अगर फाइंड आउट करना हो किसी भी बड़े बिल्डिंग का, जो टूटी हुई इमारत हो, टूटी हुई वृक्ष हो, या उसका हाइट फाइंड आउट करना है, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। ये सभी चीजें हमें बताई नहीं जाती है सर, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत थी, जो अब हद तक हो गया। और मैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम से जो 5+3+3+4 जो सिस्टम आया, इससे काफी ज्यादा खुश भी हूं और काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक भी हूं कि अब इंडिया में के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जहां शिक्षा नीतियां और बदलाव पे बढ़ता जा रहा है, वहां आप बिहार की स्थिति को देखें। है ये कहीं से कतई इनकार नहीं करता कि बिहार पिछड़ा है और शिक्षा नीतियों में भी अंतर है। यस। तो आप क्या ये मानना रखते हैं सर हमारा कि अगर नेता भी शिक्षित रहे तो एक एनवायरनमेंट शिक्षित देंगे? क्या इस बात पे आप एग्री करते हैं, और इस बात को आप हमारी जनता को किस तरह से समझाना चाहेंगे एज ए शिक्षक? जीआरएस के जितने भी व्यूवर्स हैं, ये बहुत ही उनके लिए अपॉर्चुनिटी की बात है कि वो एक नए डायमेंशन में इस ब्रॉडकास्ट के बाद सोचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन सर ऐसे हैं कि जिसका जवाब हम शब्दों में दे ही नहीं सकते हैं। एक सही क्वेश्चन ही सही आंसर का मार्गदर्शक होता है। बिल्कुल। तो आपने जो अभी क्वेश्चन किया है कि खास करके बिहार की बात, तो थोड़ा सा हम आपको लेकर के चलते हैं 1990 में। बिल्कुल 1990 में केवल हमारे बिहार की बात छोड़ दीजिए, इंडिया का लिटरेसी रेट जो था, साक्षरता दर जो थी, वो सर कितना परसेंट थी? वो अप्रोक्स 52% थी। और 2025 में कितना है सर? 2025 में अभी भी मात्र 85% है लिटरेसी रेट। लेकिन वही 1990 में हम अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें, इवन एशियन कंट्री में भी, अदर कंट्री की बात करें, तो वहां पे उसका 95% प्लस ग्रोथ था सर। तो आप बिहार की तो बात छोड़ ही दीजिए, जहां पे एक प्रशांत किशोर का हम यहाँ पे एक वो बात याद आ रही है कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं अधिक गरीब। तो गरीबी को लेकर के सर सही एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल पाता, और इसी कारण से अभी हम आपने चर्चा भी किया था कि अगर शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचाना है तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना होगा। उसको बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एज ए टीचर हैं तो हम अपने प्रोफेशनल के लिए ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस स्टेज से काफी उठकर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल इंडिया ने, बिहार नहीं बल्कि इंडिया में हम ये बदलाव देखना चाहते हैं कि ओलंपिक्स में हमारा भी सबसे पहले लिस्ट पे नाम हो, जैसे अमेरिका और चाइना का है। सर इस तरह के बदलाव आप भी लोग के जैसे सही अगर क्वेश्चन अराइज करने वाले रहेंगे सरकार से, तभी इस तरह के बदलाव बहुत जल्दी संभव हो सकता है। तो में जो परेशानियां होती हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, क्या आज के डेट में फाइनेंशियल जो स्थितियों की वजह से शिक्षा पे असर पड़ता है बच्चों पे? नहीं, देखिए सर, वेरी गुड क्वेश्चन। जीआरएस भाई से हम काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं मिलकर के, इनके पास जो क्वेश्चन का लेवल है,
और प्रेजेंस ऑफ जो इनका माइंड है वो वन ऑफ द बेस्ट है। कितना बढ़िया बात पूछे आपने कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये एजुकेशन सिस्टम है या जिसका आर्थिक तंगी है, उस पे कितना इम्पैक्ट कर कितना रहा है। इम्पैक्ट क्या है उसकी शिक्षा का बदलाव, अगर वो अभाव में बदलाव नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग होते हैं सीख नहीं पाते, उसके बदले अभाव का बदलाव। तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा प्रणालियों में जैसे कोई भी स्टेट हो, जैसे इंडिया की किसी भी स्टेट की बात करें, हम बिहार की ही बात करते हैं, बिहार में रहते हैं, तो यहाँ शिक्षा प्रणालियों के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था रही हो, बट सभी सरकारी स्कूलों में दिल्ली वाली सिस्टम तो है नहीं बिहार में कि आप सारा चीज मेंटेन कर सकते। तो यहाँ की सरकारी स्कूलों की अवस्था के कारण भी शिक्षा का अभाव हो जाता है। इसमें जरूर प्रकाश डाले एज ए टीचर आप। क्या प्रकाश ही नहीं डालना है, बल्कि हमको यहाँ पे एक वैन भी याद आ गया है कि एक मिडिल स्कूल के टीचर थे, जब उनसे एप्पल का स्पेलिंग पूछा गया था तो उन्होंने उसका जो प्रोनाउंसिएशन किया था ए दो सटा सटा PLE। तो आप उस बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं सर। और सेकंड चीज, उस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे अभी भी, जैसे अमेरिका ने ChatGPT का निर्माण किया, जापान ने कंप्यूटर और रोबोट का बहुत ज्यादा इन्वेंशन किया और आगे है, वहीं पे हमारा इंडिया का यूथ आज भी, अब इब्राहिम लोधी भारत कब आया इस चीज को रटने में लगा हुआ है। तो यहाँ से आपको उस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं सर, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इसमें जो ग्रोथ आएगा और इसमें जो आने वाली बात है वो केवल और केवल इसी चीज से आ सकता है कि आप स्टूडेंट को कितना सेंटर में रख के काम कर रहे हैं, उससे कितना लर्निंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो खुद से कितना सोच पा रहा है, खुद से कितना थिंकिंग कर पा रहा है। आज भी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सर, तो उसको मोर देन जितना हमसे संभव हो सकता है, और कोशिश भी करते हैं नए नए डायमेंशन में कि उसको हम एक्टिविटी करवाएं, नए नए तौर तरीके सिखाएं, ताकि वो अलग आयाम के बारे में, अलग डायमेंशन के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है सर, डिजिटल रिवोल्यूशन। आपने बोला कि जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है उसके लिए क्या है सर, तो आप तो कहने की बात नहीं है कि हमारे जो भी 10-12 प्लस स्टूडेंट हैं उनके लिए पहले क्या होता था कि क्लासरूम में जाकर पढ़ना होता है, अब है कि पढ़ाई एनीवेयर, कहीं से भी आप एक मोबाइल उठाएं और पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया रिवोल्यूशन है जो कोविड के बाद आया है, 2019 के बाद जो ये रिवोल्यूशन देखने को मिला है। इससे जो भी आर्थिक स्थिति के तंगी से स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया और काफी ज्यादा फायदा ले भी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हद तक सही है। लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं सर आप देखें DRS भाई, तो ये किताबी दायरों में ही सीमित है, अभी भी लर्निंग पे फोकस नहीं किया जा रहा है। वो तभी होगा जब प्राइमरी एजुकेशन में लर्निंग पे बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। तो जैसे नेपाल की हम बात कर ले, थोड़ी सी नेपाल की बात इसलिए करें क्योंकि वहाँ जो प्राइमरी है, मतलब वहाँ 5 तक के एग्जाम्स खत्म कर दिए गए, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? बालिन साहब के इस स्टेप को मैं काफी ज्यादा सराहनीय करता हूं कि उन्होंने इस तरह के स्टेप उठाए और वो एजुकेशन सिस्टम में जहां जो कोर वैल्यूज है उस पे काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि सर आपके पिलर जितना ज्यादा मजबूत होंगे आपकी बिल्डिंग उतनी ही ज्यादा मजबूत बनेगी। तो उन्होंने पिलर पे ही काम करना शुरू कर दिया और इंडिया में भी अब ये देरी नहीं करना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिकल नॉलेज, जितना ज्यादा हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग का नॉलेज, जितना ज्यादा हो सकता है AI टूल्स का नॉलेज हम लोग प्राइमरी एजुकेशन से देना शुरू कर दें। और आज के जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है उनके लिए मैं खास बात कहना चाहूंगा कि आप ठीक है तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के पीछे चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं और चलना भी चाहिए बिल्कुल, लेकिन आप अपने अंदर एक स्किल्स भी डेवलप कीजिए। सर आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं जहां इंजीनियर 4 साल बीटेक करने के बाद भी उनको स्किल्स के नाम पे क्या रहता है वो आपको भी पता है सर, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप इस फील्ड में रिसर्च करते रहते हैं। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे हम जब तक कोर स्किल्स पे काम नहीं करेंगे सर, तब तक डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, बट जो ग्रोथ है क्या वो एक्चुअल में बढ़ रहा है? मैं हमेशा इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ इस पूरे वार्तालाप में कि आप क्रिएटिविटी पे, एक्टिविटी पे कितना, लर्निंग पे कितना ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे खुद से कितना कर पा रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन भी है तो सिर्फ अगर आप वास्को डी गामा भारत कब आया था से लेकर के sin थीटा इक्वल टू p/h पर फोकस कर रहे हैं तो अभी भी आप रॉन्ग वे में हैं। आप उसको इंप्लीमेंट सिखाइए। आप ऑनलाइन की बात की, चलिए हम ऑनलाइन AI टूल्स की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया बात है कि आजकल ऑनलाइन हो गया है और आपने बढ़ती एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बताया सर कि डिजिटल रेगुलेशन आने से बिल्कुल जो डिस्टेंस में पढ़ाई के बाद है और जो क्लासरूम में पढ़ाई था उसमें क्या अंतर हुआ है सर? बहुत सारे लॉट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे काबिल स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन के थ्रू एक नई क्रिएटिविटी को सीख कर करके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि अपना एक अलग नेम फेम बना रहे हैं। तो ये काफी अच्छा रिवोल्यूशन है। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि ये जो जैसे आपको सर कोडिंग डिकोडिंग का नॉलेज लेना है, ठीक है ना, तो मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूं और नहीं कोई मैं किसी का प्रचार प्रसार चैनल कर रहा हूं, लेकिन कैरियर 247 जो प्रशांत धवन सर के थ्रू चलाया जा रहा है वहां पे अगर आप बात करें सर तो कोडिंग डिकोडिंग या फिर वीडियो एडिटिंग कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है तो वो ऑनलाइन के थ्रू बेहतर होगा। लेकिन हम इसमें तब भी ज्यादा खुश हो पाएंगे, हमारे लिए तब भी ज्यादा अच्छा होगा जब हम ये सीखेंगे कि एक रोबोट कैसे बनाया जाता है, एक छोटा सा टॉय कैसे बनाया जाता है, एक हमारे पास जो भी छोटा छोटा इक्विपमेंट है उसको कैसे बनाया जाता है इस चीज पे। और वो तभी संभव है जब हम लाइव एक्सप्रेशन करेंगे, ग्लोबल लेवल पे क्लास करेंगे। और सर वो दिन दूर नहीं है कि हमारा इंडिया भी अब ग्लोबल लेवल पर क्लास होगा, देश विदेश के छात्र और इंडिया के छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ेंगे। जैसा कि शिक्षा के बदौलत ही आप सुने होंगे अमेरिका में इतने % इंडियन टॉप अथॉरिटीज में है, दुबई में है, तो शिक्षा प्रणाली अमेरिका का बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत ज्यादा, बट वहां वर्कर्स इंडिया के हैं। शिक्षा नीतियों पे आते हैं, ठीक है, तो क्या शिक्षा इंडिया में रह के इंडिया को डेवलप करना, अपनी शिक्षा से इंडिया को, क्या ये एक मोशन हो सकता है, क्या ये फैक्ट हो सकता है शिक्षा नीति? क्योंकि अगर आपने क्या अच्छा सीखा और आप ये क्या, जैसे आप टीचर हैं, आपने मेरे पास, आप यहाँ थे तो आप मेरे साथ बात करने की वार्तालाप के लिए आए और हम पॉइंट्स ऑफ व्यू रख रहे हैं, हम अपनी जनता को बता रहे हैं कि क्या बेहतर हम शिक्षा प्रणाली में आपके थ्रू जान सकते हैं। तो बट अगर आप यही इंडिया में पढ़ाई करके आप अमेरिका के लिए जॉब करते तो क्या पढ़ाई से पैसों के लिए देखा जा सकता है क्या?
सर यहाँ पे पैसा की बात है ही नहीं। आप समझिए इस बात को कि इलॉन मस्क भारत में ही पैदा क्यों नहीं हुआ, बिल गेट्स भारत में ही पैदा क्यों नहीं हुआ। तो मेन फोकस किया जाता है जिसपे हम हमेशा से चोट करते आ रहे हैं, और हमेशा मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे चोट भी कर रहा हूँ, और जब मैं खुद भी पढ़ाता हूँ तो पर्सनली मेरी जहां तक पोटेंशियल है इसी बात को मद्देनजर रखते हुए करता हूँ कि क्या हमारा बच्चा इलॉन मस्क बन सकता है, क्या हमारा बच्चा बिल गेट्स बन सकता है। तो वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है सर, वो आता है क्वालिटी की, कि आप किस तरह का क्वालिटी दे रहे हैं। क्या आप स्टूडेंट को सेंटर में रख के काम कर रहे हैं या फिर आप टीचर को सेंटर में रख के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी हमारा सर सिस्टम टीचर को ही सेंटर में रख के काम कर रहा है, जिसमें अलॉट ऑफ चेंजेस का जरूरत है। और मैं ये चाहूंगा कि चेंजेस होना शुरू हो गया है, क्योंकि सर स्टूडेंट जितना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा, क्योंकि अब डिग्री केवल नाम का रह गया सर, धीरे धीरे देखिए ये रिवोल्यूशन आ गया है, डिग्री केवल नाम का रह गया है। अब मेन उसके कोर जो शिफ्ट हो गया है वो स्किल्स पे हो गया है, लर्निंग पे हो गया है ना, इन सभी चीजों पे फोकस हुआ है। तो ये काफी ज्यादा उत्तीर्ण बात है। अभी क्या जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले 5 सालों में टेक्नोलॉजी और शिक्षा को कंपेयर करते क्या आशाएं, कितना और ज्यादा शिक्षा प्रणाली डेवलप करेगा? शिक्षा प्रणाली डेवलप तभी होगा या तभी हो भी रहा है। आप देख रहे हैं सर 1990 से 2000 तक में क्या था, इसको हम एक ट्रांजिशन फेज बोलते हैं सर, ठीक है ना। फिर अगर कोर शिफ्टिंग की बात करते हैं 1995 से लेकर के 2025 या 26 तक की बात करें कोर शिफ्ट का, तो सबसे पहले था व्हाट टू अर्न, व्हाट टू लर्न, आप क्या सीखते हैं, है ना। अब वहां से शिफ्ट होकर आ गया है हाउ टू लर्न, आप कैसे सीखते हैं। आप अगर मोबाइल में अगर कोई एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गया तो उसको कैसे बनाना है, इस पे विशेष फोकस किया जा रहा है ना। फिर है क्लासरूम, पहले क्लासरूम में एक क्लास में ही जाके आप केवल शिक्षा नॉलेज अडॉप्ट कर पाते थे। अब क्या है कि एनीवेयर कहीं भी आप रहें, आप अपना नॉलेज ले सकते हैं, आप उस चीज को सीख सकते हैं। तीसरा सर आता है वन टीचर फॉर ऑल, एक ही शिक्षक सभी के लिए रहते थे। इसमें एआई सबसे बड़ा रोल निभा रहा है सर, और निभाएगा भी, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एआई पर्सनल स्टूडेंट को नोटिफाई करेगा और उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, नॉलेज में इनहेंस करने का काम करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या सर टीचर का इस तरह में जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाएगा, या टीचर का जो प्रोफेशनल लुक है वो अवॉइड कर दिए जाएंगे। तो हम बोलेंगे नहीं, टीचर गाइड और मेंटर बन के रहेंगे। टीचर का जो ऑरा है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, चाहे एआई आ जाए या जितने भी बड़े हमारे सामने अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाए। तो वन टीचर फॉर ऑल से अब पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में बात करते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग आ गया है, और वो कैसे, वो रोबोट और एआई टूल्स के जरिए संभव होने वाला है। सबको और जो भी इसमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं या पेरेंट्स, हाँ, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी हमारे श्रोतागण या जो भी वीडियोस देखेंगे, उनके बच्चों के लिए आप कुछ अच्छी चीजें बताएं जो उनको फोकस करना चाहिए, जो आमतौर पे वो उनके डेवलपमेंट पे असर करे। हाँ, हम ये फोकस करना चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं, अब हम प्रेजेंट जिस लोकेशन में रह रहे हैं सर, या जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो पूरा ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें बोला है कि सर हर एक पेरेंट्स के लिए आप ये नोटिफाई कीजिए कि वो अपने चिल्ड्रन को कैसे ग्रोथ करवाएं आज के मॉडर्न एरा में, एंड कैसे वो अपने बच्चे में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो मैं हमेशा बच्चों को देखता रहता हूं, और बच्चों के एक्टिविटी से भी मैं बहुत कुछ सीखते रहता हूं, और उसमें से भी फाइंड आउट क्वेश्चन करते रहता हूं कि क्या ये बच्चे में अगर इस तरह से होता तो कितना डेवलपमेंट होता, इस बच्चे पे मैं अगर ये एक्सपेरिमेंट करूं तो ये बच्चे कितने डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो इस चीज को मैं काफी ज्यादा फील कर पा रहा हूं। तो आपने सही क्वेश्चन पूछा कि पेरेंट्स के लिए जो एक गोल्डन लाइन है ना सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को आप किताबी कीड़ा मत बनाइए। बच्चा अगर किसी चीज को पढ़ रहा है, बच्चा अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको चैट के माध्यम से या यूट्यूब विजुअलाइजेशन के माध्यम से, एआई के माध्यम से जितना आपसे संभव हो सकता है उस तरीके से उसको प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश किया जाए। इवन आजकल के टीचर भी बहुत सारे ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये घर में भी एक्टिविटी हर एक पेरेंट्स के द्वारा होना चाहिए। और पेरेंट्स को मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाइए, आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज और उसके स्किल्स पे डेवलप करने का काम करवाइए। आज भी सर देखा जाता है इतना 10 घंटा नहीं पढ़ा, 5 घंटा नहीं पढ़ा, अरे भाई मेरे 10 घंटा 5 घंटा किताब पढ़ने से होगा क्या। अब जो शिफ्टिंग हुई है, कोर शिफ्टिंग जो हुई है, अब आ गया है कि स्किल्स आपके अंदर कितना डेवलप है, जो कि आप भी जीआरएस भाई इस चीज को बहुत बढ़िया से फील कर पा रहे होंगे। तो जब ये स्किल पे बात आया तो हमें सीधी सी बात ध्यान देना है कि हम नए चीजों को किस तरह से ढूंढ पाते हैं और नए चीज के बारे में किस तरह से सीख पाते हैं। बच्चे को इसी पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और पेरेंट्स भी इसी की तरफ अपना मूवमेंट दिखाएं। एज ए टीचर, यस सर, जैसे इंडिया की मातृभाषा हिंदी है, हाँ, एज ए टीचर आने वाले टाइम में जैसे अभी इंग्लिश का ग्रोथ हुआ है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश स्पोकन, और इंग्लिश का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को देखते हुए, एआई को देखते हुए, क्या हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश में इंडिया में हावी करेगा? इंग्लिश मैंडेटरी होगा क्या? इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश को एज ए टीचर आप किस रोल में देखते हैं? क्योंकि जहां तक पहले बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता था, सीबीएसई स्कूल कहने को होता है, बट ऐसा नहीं है कि वहां हिंदी नहीं यूज होता है या हिंदी नहीं। तो गैप जो आप हिंदी, जैसे जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो उसमें गैप क्या हो जाता है? क्या गैप हो जाता है? फिर से आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है जीआरएस भाई, जिसका मतलब बात कोई तोड़ ही नहीं है। आपने कहा है कि लैंग्वेज बैरियर जो है सर, वो हमारे स्टूडेंट को कितना फेस करना पड़ता है, या किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया की मातृभाषा, सभी स्टेट की भाषाएं अलग हैं, यस सर, मगर जैसे इंडिया की कॉमन या नेशनल भाषा तो हिंदी है, बट आप दूसरे जगह जाते हो तो आपको अगर दूसरा भाषा नहीं आता तो आप इंग्लिश यूज करते हो। हाँ, वेरी गुड। तो आप इसको शिक्षा की नजर से किस रूप में, इंग्लिश को किस नजर में देख रहे हो कि आने वाले टाइम में कॉमन है, मैंडेटरी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैंडेटरी हो जाएगा? ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको अंग्रेजी बोलना आना ही चाहिए, सही समय पे सही चीजें दिखाई जाती है। तो मेरा ये मानना है। तो बट आप एज ए टीचर इंग्लिश और हिंदी को क्या डिफरेंशिएट करते हैं, क्या डिफरेंस? हमें एक खास आदत नेताओं ने बना दिया है, जबकि मुझे कोई पॉलिटिकल मुद्दा की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपके जैसे क्वेश्चन पूछने वाले आ जाते हैं तो स्वाभाविक ये सभी आंसर्स निकलने लगते हैं। तो इंडिया में जो नेताओं का पॉलिसी रहा है लॉलीपॉप देने का, वो हर क्षेत्र में वही किया है, जबकि एजुकेशन सिस्टम काफी डिफरेंट चीज है सर। और इस चीज को
इस चीज को हर किसी को समझना चाहिए। तो अब लॉलीपॉप देने की बात हमने क्यों कहा है, इस चीज को समझ लिया। आप कह रहे हैं एजुकेशनल बैरियर, और न्यू पॉलिसी आई है कि आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं, आप फ्रेंच सीख सकते हैं, आप जापानी लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है ना, आपका करियर ओपन करने का एक तरीका है। लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं, आपका सेकंड पेपर आप हिंदी रख लो, उर्दू, संस्कृत, कुछ भी रख लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेटेज किसका बनाए हुए हैं, इंग्लिश का, है ना। बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम है, एसएससी का है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें अभी भी इंग्लिश को इंपोर्टेंस दिया जा रहा है। और साथ ही सरकार की पॉलिसी ये भी कर रही है कि आप सेकंड पेपर का भी महत्व दे करके आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं सर। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतरीन होता है कि वहां पे जाके वो चीजें बैरियर नहीं होती है। लेकिन सर आपको ध्यान देना होगा कि हमारी सोसाइटी का बहुत सारे स्टूडेंट है जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से पीछे रह जाते हैं, जबकि इतना ज्यादा ये लैंग्वेज बैरियर नहीं रहना चाहिए, इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं कर देना चाहिए। यही इंडिया में सर बीएससी के बाद आपको कोई भी चीज हिंदी में नहीं नजर आएगा, और वहीं आप सेकंड पेपर हिंदी की बात करते हैं, सेकंड पेपर उर्दू और इंग्लिश की, संस्कृत की बात करते हैं। ये कहाँ की पॉलिसी है। उसके बाद सबसे जो आम पहलू है, जो फोकस करने या सीखने वाली बात है, चाइना सर अपना मदर टंग लेकर के चल रहा है, लोकल लैंग्वेज लेकर के चल रहा है, लेकिन नेशनल लेवल पर जीडीपी में या ओलंपिक्स में किससे पीछे है सर। तो इसलिए हम कहते हैं कि सरकार के नज़र में और हमारे सभी स्टूडेंट को लैंग्वेज बैरियर का कोई फेयर नहीं होना चाहिए। आपको जो लैंग्वेज प्रीफर लगता है आप उसको लेकर के आगे बढ़िए, लेकिन अगर आपके करियर में इंग्लिश आ रहा है तो उसको भी अपना बैरियर ना बनने दें, उसको भी आप थोड़ा सा मेहनत करके डेवलप कर लें, क्योंकि अभी इस चीज़ की जरूरत है। कुछ अपना आप लिखते भी हैं, हमें जाना है कि आप लिखते भी हैं, तो कुछ पहले हमारे श्रोता को कुछ सुनाएं, और उसके बाद बच्चे के लिए क्या बेहतर हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप बेहतर कुछ सिखा सकते हैं, वो जरूर हमारे श्रोता को जरूर बताएं। देखिए सर, वैसे तो बहुत सारे मोटिवेशनल वर्ड्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा मेरे करीब रहते हैं वो मोटिवेशनल वर्ड्स यही है कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। के सायों में, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, और जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। जमाना चलता है। इसमें और भी वर्ड्स हैं। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। और इसके साथ जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या टिप्स देना चाहेंगे जो प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट है, प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी लेवल के एंड हायर लेवल के, तो वेरी गुड। आपको देखने में भले ही हम थोड़ा सा आपके कलीग्स लग रहे होंगे जो भी हायर लेवल के एजुकेशन के स्टूडेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई नाम तौल हमने नहीं रखा है जीवन में। यस सर। और जहाँ मेरे हिसाब से जहाँ शिक्षा, जहाँ कुछ सीखने को मिले वहाँ सीखना चाहिए। तो मैं इसीलिए कि आपके अंदर जो बेहतर है, जो आप बच्चे को सिखा सकते हैं, वो जरूर मोटिवेट जरूर करें। देखिए सर, तो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट के लिए, मैं प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट को क्योंकि इस बात को ज़्यादा समझ नहीं सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप उनको किताबी कीड़ा बनाना छोड़िए, आप उसको नया नया एक्टिविटी के बारे में सिखाइए, नया नया नॉलेज दीजिए। सर आप ऐसा क्या टिप्स दे सकते हैं नया नया एक्टिविटी के बारे में। 5+3+3+4 एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सबसे पहले 5 ईयर्स की बात कर लेते हैं। तो 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ने 3 to 8 ईयर्स रखा है प्राइमरी के लिए, ठीक है ना। इसको कहते हैं फाउंडेशन। तो इन फाउंडेशन में बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए, तो मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं कि आप उसको किसी भी चीज को एक्टिविटी की तरह लर्न करवाने का कोशिश कीजिए, ताकि बच्चे में स्किल्स थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाए। फिर मैं फोकस करता हूं 5+3 की बात। तो 3 में 8 से 11 ईयर्स के बच्चे आते हैं, जिसको कहा जाता है प्रीपरेटरी, ठीक है ना। इसमें आप बच्चे को उसके स्किल्स पे काम करना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है जानना नहीं है, उसको टैब में, लैपटॉप में थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करने के लिए आ जाना चाहिए, ठीक है ना। वो उस पर मास्टर डिग्री नहीं ले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उस पर ऑपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर 5+3+3 की बात करते हैं, तो इसमें 11 से 14 ईयर्स के स्टूडेंट आते हैं, जिसको मिडिल बोला जाता है। इसमें सर उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी भी आप देखेंगे ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर लिया है, और आप उसको स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि किस सेक्टर में वो सबसे ज्यादा डेवलप है, तो आपको वहाँ पे 0 लेवल का रिजल्ट मिलेगा। उससे गार्जियन को बचने के लिए किसी एक सेक्टर में यहाँ पे आपको उसको मतलब वेल टैलेंटेड कर देना है, ताकि जब वो +4 में जाए, यानी 5+3+3+4 14 से 18 ईयर्स में, जिसको सेकेंडरी बोलते हैं, यहाँ पे वो अपने जिस भी प्रोफेशन को लेकर के काफी ज्यादा वेल क्वालिफाइड हो जाए, ताकि उसको कहीं भी काम मिलने में या खुद के डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो। सर यही बेस्ट सजेशन है फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। हमने सर की बातें सुनी, सर से अपने अनुभव साझा किया, और अब हम बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। और भविष्य में आप हमारे चैनल पे कौन सी टॉपिक पे चर्चा चाहते हैं, और क्या हम आपकी बेहतर के लिए, तो अपने सुझाव जरूर करें। जिन्होंने लाइक नहीं करा है लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।